तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ भारतीय इतिहास का पहला चैप्टर। तो आप इसको अगर सुनेंगे तो आपकी जीके जीएस किसी भी परीक्षा में, चाहे आप यूपीएससी, लेखपाल या फिर वनडे एग्ज़ाम या फिर अदर आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो, तो ये आपके प्रश्न फंसेंगे। तो ये लूसेंट जीके का पार्ट्स हैं कुछ, तो शुरू कर रहे हैं। जैसे भारत का इतिहास, तो भारत के इतिहास में बात कर रहे हैं तो आप देखते हो जैसे उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अथवा अर्थात भारत का देश या भारत का देश यहाँ तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय कहा जाता है। तो ये जो भारत की स्थिति है, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैली है। यह उपमहाद्वीप है। उपमहाद्वीप उसे कहते हैं जो तीन ओर से जो है, चारों ओर से घिरा हुआ जो आकृति होती है जल से, उसे कहते हैं द्वीप। और द्वीप से जो बड़ा होता है उसको कहते हैं महाद्वीप। उपमहाद्वीप है, ठीक है। तो जो तीन ओर से घिरा होता है तो उसको उपमहाद्वीप बोलते हैं, ठीक है। वैसे तीन ओर से नहीं घिरा होता, उपमहाद्वीप की समझे कह सकते हैं छोटा महाद्वीप है, ठीक है। भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष कहते हैं। कभी कभी परीक्षा में आता है प्रश्न कि भारत का और क्या नाम है, तो भारतवर्ष या भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अथवा भारत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने क्वेश्चन आता है, एक बार क्वेश्चन आया था कि इंडिया, भारत का नाम इंडिया किसने रखा, तो यूनानियों ने कहा इंडिया इसलिए कहा क्योंकि जो सिंधु नदी बहती थी, सिंधु को वो इंदु कह पाए, सिंधु नहीं कह पाए। सा का उच्चारण उन्होंने ई करा, फिर धीरे धीरे इंडिया ये नाम पड़ गया। तो यूनानियों ने इसका जो है नामकरण किया इंडिया। मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद तथा हिंदुस्तान के नाम से इसको संबोधित किया। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांट सकते हैं। भाई इतिहास को जो है तीन भागों में बांट सकते हैं, कौन कौन से? एक तो हो गया प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं प्राचीन भारत की, ठीक। प्राचीन भारत की बात करें तो सबसे पहले आप कैसे जानकारी करेंगे, आप या हम या कोई भी, कि भाई ये घटनाएं घटित हुई थी, तो आप स्रोतों पे जाएंगे। स्रोत क्या होते हैं? जो उस समय की जानकारी प्रदान करते हैं। जैसे आज की घटना, कल क्या घटना घटित हुई थी, हम क्या करेंगे भाई, हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। एक महीने पहले क्या घटना घटित हुई थी, आप मैगजीन लाते हो। एक साल पहले क्या घटना घटित हुई थी, वार्षिकी लाते हो। लेकिन सालों साल पहले क्या घटना घटित हुई होगी, तो उसके लिए या तो किसी से बात कर सकते हो। अगर बात नहीं कर सकते हैं तो अपन लोग क्या कर सकते हैं, उस समय की जो भी साक्ष्य हैं, चाहे लिखित में या फिर कोई ऐसे पुरातात्विक स्रोत हैं, चाहे शिलालेख हैं या फिर अन्य चीज़ें हैं, उनके माध्यम से हम उस समय की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं उसकी बात कर ले रहे हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी चार स्रोतों से मिलती है। कौन कौन से स्रोत हैं? चार स्रोतों से मिलती है। कौन कौन से? धर्मग्रंथ जैसे महाभारत हो गया, है ना, महाभारत हो गया, रामायण हो गई, या फिर ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, या फिर वैदिक काल के जो ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, ये वेद हो गए, तो वो धर्म ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ हो गए जो इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं। विदेशियों के विवरण हो गए और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य हो गए। तो ये चार स्रोत हैं जिनके माध्यम से हम इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात कर रहे हैं धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। भारत में सबसे देखो, हर एक देश के कुछ ना कुछ बुक्स होती हैं, किताबें होती हैं, जो वहाँ की उस समय की, उस बीते हुए समय के बारे में जानकारी देती। तो कह सकते हैं कि अब यूँ तो सबसे प्राचीन तो हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा में अब कोई साक्ष्य मिले नहीं है, लेकिन पढ़े हुए जो पढ़े जा सकते हैं साक्ष्य, वो वेद मान रहे हैं। भारत का सर्वप्रथम धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देव व्यापन महर्षि कृष्ण देव व्यापन या वेद व्यास को माना जाता है। एक बार प्रश्न पूछा था एसएससी में कि ये बताओ कि जो है वेदों के संकलनकर्ता कौन है, तो वेदों के संकलनकर्ता कौन है? देव द्वैपायन या फिर वेद व्यास। अच्छा, वेद चार होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है भाई। तो वेद चार हैं। ऋग्वेद की बात कर ले रहे हैं अपन लोग। ऋग्वेद में क्या बात आ रही है? ऋग्वेद किसे कहते हैं, तो ऋग्वेद की बात कर ले रहे हैं। पहला वेद है वो है ऋग्वेद,
ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। देखो ऋचाओं से मतलब है श्लोक हो गए, है ना, जैसे उर्दू में शायरी होती है वैसे इधर श्लोक हो गए। तो श्लोकों के संग्रह को ऋचाएं हैं, उनके संग्रह को स्तुति हो गई, कविताएं हो गई, उनके संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें कितने मंडल हैं? इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और बालखिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएं। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। कितने सूक्त? 1028 सूक्त हैं। और ऋचाएं कितनी? 10,462 है। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। जो पढ़ता था पहले जो भी, उसको होत्र कहते थे। इस वेद से आर्यों के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो पहला तो प्रश्न यही बनता है कि भाई कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में मंडल बताओगे कितने? 10। ठीक है। सूक्त कितने हैं? 1028 सूक्त हैं, ये रहे। और ऋचाएं कितनी हैं? 10,462 है। ऋचाओं के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अगली बात है विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल। अब परीक्षा में कई बार पूछा है कि जो है तीसरे मंडल में जो एक मंत्र है जिसको जो है गायत्री मंत्र कहते हैं, वो किस देवता को समर्पित है? तो देवता सावित्री है। सावित्री का मतलब सूर्य को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का जिक्र है। तो कहते हैं कि 9वां मंडल किससे रिलेटेड है? कई बार परीक्षा में, चाहे आरओ की परीक्षा हो, एसआई की परीक्षा हो, लेखपाल की परीक्षा हो, पीसीएस की परीक्षा हो, स्टेट की या फिर सेंट्रल की, तो अगर ये प्रश्न पूछ लेता है कि 9वें मंडल में क्या है, तो सोम देवता का जिक्र है। सोम रस, है ना, रस पीते थे। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। खिल कहते हैं 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहते हैं। ठीक है। एक बार प्रश्न पूछा था कि खिल किसे कहते हैं, तो हस्तलिखित ऋचाओं को कहते हैं। आगे चतुष्पद या फिर जो अभी जो जाति व्यवस्था है, जो वैसे तो घटिया चीज़ है सबसे ज़्यादा। ठीक है। जाति व्यवस्था की बात इधर कर ली इनने कि भाई जाति व्यवस्था की बात है, वर्ण व्यवस्था की बात है। ऋग्वेद के कौन से मंडल में? 10वें मंडल में। कौन से सूक्त में? पुरुष सूक्त में। तो पुरुष सूक्त में ऋग्वेद के 10वें मंडल में इस बात का जिक्र है। किस बात का? कि भाई ऐसे ऐसे ये चीज़ होंगी। कोई बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा, उसके मुंह से कोई निकल रहा है, पैरों से निकल रहा है, वो उधर से निकल रहा है, इधर से निकल रहा है, इसलिए चतुष्वर्ण। क्वेश्चन ये आता है ऋग्वेद के कौन से मंडल में जो है वर्ण व्यवस्था का जिक्र है? 10वें मंडल में। कौन सा सूक्त है? पुरुष सूक्त। तो पुरुष सूक्त याद रखना, पुरुष सूक्त और मंडल 10। तो ये बात यहाँ तक रही। आगे बात कर रहे हैं कि वामन अवतार आपने बहुत सुना होगा। वामन अवतार के 3 पगों का आख्यान प्राचीनतम स्रोत कौन सा है? ऋग्वेद है। तो वामन अवतार जो है वो गट्टू महाराज के अवतार जो विष्णु को माने जाते हैं, तो वो कौन से में? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का उल्लेख है। भाई सीधी सी बात है, 200 क्वेश्चन एक बार पूछा था कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा किसके लिए श्लोक हैं या ऋचाएँ हैं, तो वो है इंद्र के लिए। अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ हैं। ठीक। आगे बात कर ले रहे हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद की बात कर ले रहे हैं। यजुर्वेद, तो यजुर्वेद दूसरा वेद है। पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद। स्वसर पाठ के तो यजुर्वेद की बात कर ले रहे हैं। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठ्यकर्ता को, यानी इसके जो गाता है या समझता है, उसको अथर्वयु कहते हैं। यह एक वेद है जो गद्य एवं पद्य में है। यानी कि यहाँ भाई एक कहानी की तरह भी चीज़ें, व्याख्याएं और श्लोक भी हैं, इसलिए ये गद्य पद्य में है। ये कई बार प्रश्न पूछा है कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में हो, तो आप बताएंगे उसको यजुर्वेद। आगे बात कर ले रहे हैं सामवेद की। जो गाने वाली चीज़ है, संगीत, है ना, गा के कहानी पाठ पढ़ाएंगे, तो गाने वाली चीज़ है वो सामवेद में है।
क्वेश्चन आया था एक बार कि कौन सा ऐसा वेद है जिसमें जो ऋचाओं को गाते हैं, या फिर जो संगीत का जनक भी कहते हैं जिस वेद को, वो कौन सा वेद है? तो आप बोलोगे सामवेद ऐसा है भैया कि जो संगीत का जनक माना जाता है और जिसमें जो है संगीत के बारे में चर्चा है, जिसको गाते हैं वो सामवेद है। इसके पाठ्यकर्ता को उत्तरातु कहते हैं। ठीक है, आगे बात कर ले रहे हैं अथर्ववेद की, चौथे वेद की। चौथे वेद की बात कर ले रहे हैं, अथर्ववेद। जो अथर्ववेद जो है, अब क्वेश्चन ये आता है कि अथर्ववेद किसने लिखा है, बहुत बार परीक्षा में पूछ लिया है। अथर्ववेद किसने लिखा है? तो अथर्ववेद लिखा अथर्वा ऋषि द्वारा रचित वेद को अथर्ववेद कहते हैं। इसमें भाई किस किस बात का कई बार पूछा गया, वशीकरण का है जिक्र। हाँ, किस वेद में वशीकरण का जिक्र है, या किस वेद में वशीकरण को बताया गया है? तो आप बताओगे अथर्ववेद। किसमें प्रेम विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, अनुसंधान, औषधि, अब दवाई के जादू टोना, है ना, चिकित्सा, जादू टोना, मंत्र, ये सारी चीज़ें किस वेद में? अथर्ववेद। बहुत ही बढ़िया वेद है भैया, इससे बढ़िया तो कोई वेद ही नहीं है चारों में। ठीक है, ये क्या नौटंकी। हाँ, तो चारों वेदों में, उधर से किनारे से वो आ गया तो सेल्फी, खैर छोड़ो उसको। तो चारों वेदों में सबसे बड़ा वेद है अथर्ववेद। वेद में आप जादू टोना, वशीकरण, रोग निवारण, ये लिखा है रोग निवारण, जादू टोना, वशीकरण, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, प्रेम, प्रेम करना है तो कैसे करना है, सच्चा, झूठा, झूठा प्रेम क्या होता है? देखो प्रेम यार करना तो यार सच्चा ही करना, झूठे प्रेम में कुछ नहीं रखा, जिंदगी बर्बाद हो जाती है अपनी भी और दूसरों की। क्या छोड़ो, इनमें सभा समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। क्वेश्चन कई बार पूछा है कि किस वेद में सभा समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो आप बतलाओगे अथर्ववेद है। और सबसे प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है, और सबसे बाद का वेद है वो अथर्ववेद है। तो यहाँ तक तो रही वेदों की बात। ठीक है, तो थोड़ी सी बात और कर ले रहा हूँ, फिर जो अगले वीडियो में अपन लोग मिलेंगे तो देखो आगे की बात क्या है। तो अथर्ववेद की बात यहाँ तक चल रही थी। अंधविश्वास भी है, जादू टोना। क्वेश्चन पूछ लेगा भैया बताओ सोमरस का किस मूल लेख है? तो सोमरस का भाई आपको बताना पड़ेगा सामवेद में। यजुर्वेद को कैसा वेद कहते हैं? गद्य पद्य वाला कहते हैं। ठीक है, सामवेद में क्या है? संगीत का जनक है। अथर्ववेद में क्या है? जादू टोना है। ऋग्वेद में क्या है? गायत्री मंत्र है ना। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो थोड़ी सी बात और कर ले रहे हैं, जैसे कि ये वाली बात कर ले रहे हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, और सबसे और बाद का वेद अथर्ववेद। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात हो गई। वेदों को जो समझने के लिए उसके वेदांगों की रचना की गई। तो अब वेदांगों की रचना की गई तो उसके लिए जो बनाया गया, तो वो 6 वेदांग थे। कौन कौन से वेदांग थे देखते हैं अभी। तो वेदों के वेदांग मतलब वेदांग, वेदों के अंग। ठीक है, इस बात से वेदांग को यूँ समझेंगे कि वेदों के जो अंग हैं वो वेदांग कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि तो कौन कौन से वेदांग हैं भाई? शिक्षा हो गई, ज्योतिष हो गया, शिक्षा हो गई, ठीक, ज्योतिष हो गया, कल्प हो गया, व्याकरण हो गया, निरुक्त हो गया, छंद। तो वेद 6 वेदांग है। क्वेश्चन आ जाता है कितने वेदांग हैं? 6 वेदांग हैं। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। अब पुराणों की बात आ जाती है भाई कि सबसे पुराना प्राचीन पुराण कौन सा है? तो आपको बताना मत्स्य पुराण है। देखो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। पुराणों की संख्या कितनी? 18 है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कि कई बार परीक्षा में पूछे हैं तो पुराणों की संख्या कितनी? 18 है। ठीक है, ऐसा कौन सा पुराण है जो मौर्य वंश से संबंधित है? विष्णु पुराण है। सातवाहन वंश से कौन सा है? मत्स्य पुराण है। गुप्त वंश से कौन सा है? वायु पुराण है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, और अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए। स्त्रियाँ तथा ये चीज़ अनुमति नहीं थी, वे पुराण सुन सकते थे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि हिस्ट्री में शुरू किया गया था कि जो है
सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या हैं, ठीक है। स्रोत के बाद मैंने सबसे पहले बताया था भारत का इतिहास। भारत का नाम भारतवर्ष है, भारत का देश भी है। इंडिया इसका नाम किसने रखा है? यूनानियों ने रखा, ठीक है, यही बात, यूनानियों ने रखा। और उसके बाद हिंदुस्तान जो है, मुस्लिम जो यहाँ से राज करके गए हैं, जो उधर से लोग आए, उन्होंने इसको हिंदुस्तान या हिंद कहा। हिंद इसलिए कहा, सिंधु नदी बहती थी किनारे से, और उधर मध्य एशियाई से लोग आते थे, कुछ पानी के किनारे से, वो बाद में आए, ठीक है। यूनान के पहले लोग आए तो उनने इसको भारत या इंडिया कहा। फिर मैंने कहा कि प्राचीन भारत के स्रोत क्या हैं, कि धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य। 1 2 3 4, तो ये आपके जो है, इसके माध्यम से हम किसी भी इतिहास को जान सकते हैं। हर एक समाज में ये सारी चीज़ें होती हैं ऐतिहासिक ग्रंथों में, केवल भारत की नहीं। और अगर किसी अन्य देशों की भी हम तुलना करें तब भी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने ऋग्वेद के बारे में बताया कि 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,462 ऋचाएँ। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं। इस वेद से आज के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो है गायत्री मंत्र किसने रचा है? विश्वामित्र ने। इसको 9वें मंडल में देवता सोम का जिक्र है। 8वें मंडल को हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। खिल किसे कहते हैं? 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को। तो ये सारी मैंने चीज़ें बताई आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर अगले वीडियो में फिर मैं बात करता हूँ। ओके, बाय।